हमने कहा चैप्टर नंबर 2 में नेशनल इनकम के हमें सबसे पहले दो टर्म सीखनी है, एक नेशनल इनकम क्या होती है और एक डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। अपने कहा नेशनल इनकम अपन किसको कहते हैं, एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं अपन, एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम है क्या, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। अपन ने कहा ये क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। कौन सी इनकम लेंगे, इनकम कितने तरीके की, दो तरीके की, एक फैक्टर इनकम्स और दूसरी ट्रांसफर इनकम। अपन ने कहा फैक्टर इनकम्स कौन सी है, जो कुछ करने के बदले में मिलती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिलती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो मिलता है, दैट इज आपने कहा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये तो क्या है अपने पास, फैक्टर इनकम्स। और जो इनकम अपने को फ्री की इनकम है, जो कुछ ना करने के बदले में मिल रही है, आपको कुछ कर नहीं रहे हो फिर भी मिल रही है, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, टैक्स, टैक्स को ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, एज ज्यादा है इसकी वजह से मिल रही। जबकि रिटायरमेंट पेंशन जो होती है ना, जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, वो आपके पास में सर्विस देने की वजह से थी, तो इसलिए वो कौन सी इनकम होती है, फैक्टर इनकम। बट जो फ्री में मिल जाए, जिसके लिए हमने कोई मेहनत ना करी हो, अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के रिलायंस के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे बताओ कौन सी इनकम होगी, फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम, कौन सी इनकम होगी, फैक्टर इनकम। क्या कुछ आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाया आपने, उसी पर तो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप ये ना सोचे कि काम करना है, काम करने का मतलब कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, कहीं पे रिस्क ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें किस में आ रही हैं, फैक्टर इनकम। मतलब हमने कुछ किया एफर्ट्स, बट यहां पर कुछ ऐसा नहीं आ रहा, गिफ्ट मिल रहा है, हमने उसमें कोई एफर्ट नहीं किया, हमें ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, हमने उसमें कुछ नहीं किया। क्लियर है, वो सबको किसी को मिल सकती है जिसकी भी एज, तो इसमें स्पेशल कुछ ऐसा नहीं था। तो ट्रांसफर इनकम्स होती है वन साइडेड यूनिलेटरल पेमेंट्स, जैसे कि ये सब एग्जांपल्स। तो अपन ने कहा जब अपन नेशनल इनकम की बात करते हैं तो अपन सिर्फ कौन सी इनकम ले रहे हैं, ओनली एंड ओनली फैक्टर इनकम्स ले रहे हैं। कौन सी फैक्टर इनकम, जो किसने कमाई हो, अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो अगला पॉइंट यह आया कि नॉर्मल रेजिडेंट होता कौन है। हमने कहा नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा पर्सन है who is ordinarily residing, a person who is ordinarily residing in a country and whose center of economic interest lies in that country। ordinarily residing किसको मानते हैं, जो एक पर्सन अगर किसी कंट्री में एक साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रह रहा है, तो उसको अपन कहते हैं कि वो उस कंट्री का क्या है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। फिर हमने कहा उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाए करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी कंट्री में कंडक्ट करता हो। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब आपको पता ही है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये सब क्या है अपने पास, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो हमने कहा ये सारी एक्टिविटीज में से वो मैक्सिमम एक्टिविटी क्या करता हो, उसी कंट्री में करता हो, तो कंडक्ट करता हो, तो उसको अपन कहेंगे कि वो उस कंट्री का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए आपको सिटीजन होना जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो, दूसरी कंट्री के सिटीजन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। और आर्म्ड फोर्सेस, एम्बेसडर्स, ऑफिशियल्स, कॉन्सुलेट्स, ये जो भी हैं आपके पास में, ये जिस कंट्रीज, हमने कहा था ना कि एम्बेसडर, हमारा एम्बेसडर मान लो पाकिस्तान के अंदर है, अलग अलग जहां जहां हमारी एम्बेसीज हैं, तो वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। नेपाल के लोग इंडिया में काम करने आते हैं और वापस काम करके शाम को चले जाते हैं, तो जहां पे वो नेपाल के लोग हैं तो नेपाल के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। ये सब नॉर्मल पॉइंट्स थे, ये अपन ने बात कर ली, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अपन ने कहा सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, किसका ऐड करेंगे, फैक्टर इनकम्स को लेंगे, किसके द्वारा कमाई गई हो, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्या डेफिनेशन में कहीं बताया कि कहां से कमाई गई हो, नहीं बताया। जब ये ना बताए कि कहां से कमाई हो, तो हम क्या माने कि चाहे इंडिया के अंदर कमाई हो या इंडिया के बाहर कमाई हो, चाहे इंडिया के अंदर कमाई हो या इंडिया के बाहर कमाई हो। ठीक, तो हमने कहा इंडिया के अंदर ये हो गया, और बाहर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाई हो। फिर आ गया डोमेस्टिक इनकम।
डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं? एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं अपन? एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। इसमें भी सिर्फ कौन सी इनकम लेंगे? फैक्टर इनकम ही लेंगे। कौन सी इनकम नहीं लेंगे? ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे, फ्री की इनकम नहीं लेंगे, वन साइडेड पेमेंट्स नहीं लेंगे। लेकिन किसने कमाई हो? क्या डेफिनेशन ने बताया किसने कमाई हो? ये फैक्टर इनकम नहीं बताया। कहां कमाई हो? जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब अगली टर्म आई कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो अपन ने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कौन सी टेरिटरी से है? इकोनॉमिक टेरिटरी से। और कौन सी टेरिटरी से नहीं है? पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी से है, पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं है। और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है? वो ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पर हमारी गवर्नमेंट का क्या हो? कंट्रोल हो। तो रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल लोकेशन विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय आवर गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो मतलब विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय आवर गवर्नमेंट एंड वेयर आर कैपिटल पीपल एंड गुड्स कैन फ्रीली सर्कुलेट। क्लियर? फिर हमने कहा इसमें एक ही चीज इंक्लूड करते हैं और एक ही चीज एक्सक्लूड करते हैं। इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है, पाकिस्तानी एम्बेसी, क्या हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा उस पर? नहीं होगा, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो अपन ने कहा फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, उनको एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, रशिया में इंडियन एम्बेसी है, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, क्या वहां पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा? यस। तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएंगे? यस। क्लियर यहां तक? तो हमने कहा था एक ही चीज इंक्लूड करना है, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड या लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो अपन ने कहा डोमेस्टिक इनकम में भी सम टोटल करना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स का। किसने कमाई नहीं बताया, चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो। फिर अपन ने बात करी कहां पर कमाई हो। क्या डेफिनेशन में गिवन है कहां पर कमाई हो? यस, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसमें और इसमें जब डिफरेंस आइडेंटिफाई करें तो अपन ने कहा दो डिफरेंस आगे, एक तो ये और एक ये। तो हमने कहा नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा और ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो अपन ने कहा प्लस फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर यहां तक? इसी को क्या कहते हैं अपन? NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हम बाहर से 100 रुपए कमा कर लाए और बाहर वाले यहां से 20 रुपए अगर कमा कर ले गए तो हमने नेट बाहर से कितना कमाया? हमने नेट बाहर से कितना कमाया? दैट इज 80 रुपीज। क्लियर यहां तक? अगर मैंने आपको बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड चाहिए होता है, हमें ध्यान रखना, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये अपने पास यहां तक बात होगी, ये हमने पढ़ लिया यहां तक। फिर मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था। कन्वर्जन सिखाने के लिए मैंने ये सिखाया कि 4 और 2 बड़ा कौन सा? 4। 4 से अगर 2 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? -2, और 2 से 4 पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? +2। इसी तरीके से अपन ने ये कन्वर्जन सीखा। हमने कहा पहला वर्ड होता है क्या तो ग्रोस या तो नेट। तो ग्रोस और नेट में बड़ा कौन सा? ग्रोस। ये अकाउंट्स में पढ़ते हैं आप, ग्रोस और नेट। तो ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो नेट आता है। तो दैट इज ग्रोस क्या है आपके पास में? बड़ा है। तो अगर मैं कहूं कि ग्रोस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रोस पर जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद बात करते हैं नेशनल और डोमेस्टिक। दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है नेशनल या तो डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में बड़ा कौन सा? नेशनल। तो अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है, तो प्लस NFIA। NFIA का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड गिवन है तो साइन चेंज कर देंगे। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने कहा नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, बड़े से छोटे पर जाना है, तो क्या करेंगे अपन? -NFIA। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने लास्ट कहा दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट।
मार्क फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोड्यूसर को कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट, क्योंकि फैक्टर इनकम में आपके पास प्रॉफिट भी था, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो उसको कितना प्राइस पड़ रहा है टोटल, प्लस उसके अंदर जब मार्केट में आएगा तो उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो उससे कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बड़ा कौन सा होगा, मार्केट प्राइस, डिफरेंस किस चीज का होगा, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकले, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्लियर। तो अपन ने कहा कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, बड़े से छोटे पर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर यहां पर नेट वर्ड ना दे रखा हो, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है या नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है तो हमें सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है तो फिर हमें सब्सिडीज को लेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लेस हो चुका है। क्लियर यहां तक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि सिर्फ सब्सिडीज गिवन हो तो इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो लेंगे, और फिर एनआईटी क्या निकल कर आएगा, नेगेटिव ऑफ सब्सिडीज। क्लियर यहां तक। ये सब हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे, अभी जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर, तो इस चीज को अपन करेंगे। फिर मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया। मैंने कहा जो चीज अपने को निकालनी है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड रखें, जो चीज पता है उसको राइट हैंड साइड रखें। नेट से ग्रोस पे जाना है। देखो पहला वर्ड क्या होता है, नेट या तो ग्रोस, तो इसमें नेट है, ये ग्रोस है, तो नेट से ग्रोस पर जाना है तो क्या करेंगे, प्लस, छोटे से बड़े पर जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। आप तो वैसे ध्यान रखो, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं है। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, बड़ा कौन सा, मार्केट प्राइस, तो हमें फैक्टर कॉस्ट छोटे से किस पर जाना है, बड़े पर जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस एनआईटी। इसमें देखो नेट से ग्रोस पर, तो छोटे से बड़े पर, तो प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़े पर, प्लस एनएफआईए। मार्केट प्राइस, बड़े से छोटे पर जाना है तो माइनस एनआईटी। कन्वर्जन समझ में आना चाहिए। इसमें देखो आप ग्रोस से नेट, बड़े से छोटे पर, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से सॉरी नेशनल से डोमेस्टिक, तो बड़े से छोटे पर जाना है तो माइनस एनएफआईए। फैक्टर कॉस्ट छोटा है, छोटे से बड़े पर जाना है तो प्लस एनआईटी। समझ में आ गया ये कन्वर्जन। किसी कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी इसकी अगले वाले चैप्टर के अंदर, तो अपन ने ये इतना पढ़ा था इसमें। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा दैट इज जीडीपी। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, जीडीपी। तो अपन ने कहा जीडीपी रेफर्स टू द, जीडीपी का मतलब क्या है, रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। पूरे साल में हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, अगर हम उन सब की वैल्यू का टोटल कर लें, उन सब की वैल्यू को ऐड कर लें, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, जीडीपी। तो जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। निकलेगा कैसे, जितने गुड्स, जो गुड्स, मान लो 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, तो ए बी सी डी ई 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, ए की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, बी की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, मल्टीप्लाई बाय प्राइस। इस तरीके से सबका क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके उनकी वैल्यू का टोटल कर दो, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी निकलता कैसे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यहां तक कोई डाउट। अब अपन ने कहा जीडीपी 2 तरीके की हो सकती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कौन सी जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। जब प्राइस भी इसी साल का लें और क्वांटिटी भी इसी साल की लें तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जिस साल की जीडीपी निकालनी है उसी साल का प्राइस लिया, उसी साल का आपने क्वांटिटी ली, तो उस केस के अंदर उसको क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी। प्राइस भी करंट ईयर का, क्वांटिटी भी करंट ईयर। जबकि रियल जीडीपी की अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं जब अपन बेस ईयर, जिस साल से अपने को कंपैरिजन करना है, जिस साल से हमें जीडीपी को कंपेयर करना है, उस साल से अगर उस साल का प्राइस लें, क्वांटिटी तो इसी साल की, प्राइस उस साल का ले लें जिस साल से हमें कंपेयर करना है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, रियल जीडीपी। रेफर्स टू द जीडीपी एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइसेस। यहां तक बात समझ में आई।
ये करने के बाद फिर मैंने आपको ये कन्वर्जन बताया। मैंने कहा कन्वर्जन का एक ही सिंपल सा तरीका है, मैथमेटिक्स का रूल, न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही क्या बना दो, डिनोमिनेटर भी बना दो। तो अपन ने कहा अगर नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो क्या गिवन होगा अपने को, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कौन से प्राइस पर है, बेस ईयर प्राइस, और हमेशा बेस ईयर के प्राइस को अपन क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो अपन ने कहा बेस ईयर प्राइस पे ऊपर तो नीचे भी क्या होना चाहिए, बेस ईयर प्राइस होना चाहिए, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स, और प्राइस इंडेक्स का ही दूसरा नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर यहां तक। फिर अपन ने बात करी दैट इज रियल जीडीपी। तो अपन ने कहा रियल जीडीपी अगर निकालना है क्या गिवन होगा, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस पर है, करंट ईयर के प्राइस पर है, दैट इज प्राइस इंडेक्स पर गिवन है। ये करंट ईयर के प्राइस को क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स। तो अगर ये करंट ईयर के प्राइस पे है तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, करंट ईयर के प्राइस से, दैट इज प्राइस इंडेक्स से, मल्टीप्लाई बाय 100 जो निकालना है कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी कन्वर्जन में, कई बार लॉटरी लग जाती है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर अपन ने बात करी दैट इज वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब है अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा वेलफेयर होगा। तो हमने कहा ये बताइए अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़े, नॉमिनल जीडीपी बढ़े तो उसमें तो प्राइस भी बढ़ सकता है और क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों करंट ईयर के ले रहे हैं। तो पिछले साल के मुकाबले हो सकता है प्राइस बढ़ गया, या पिछले साल के मुकाबले हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ गया, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमने कहा जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है उसमें क्या तो प्राइस बढ़ेगा या तो क्वांटिटी, या तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होगा। हमने कहा अगर प्राइस बढ़ता है तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है, यहां पर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहीं पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, ये एक सिर्फ मॉनेटरी फिनोमिना है। लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इस साल हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो सोचो प्रोडक्शन बढ़ने से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा, और जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तो अपन क्या कहेंगे कि इकोनॉमी में अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज्यादा हो जाएगी, पर पर्सन भी बढ़ेगी, दैट मींस वेलफेयर इंक्रीज होगा। बात समझ में आई। तो क्या कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाए, मैंने कहा कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे कि क्वांटिटी बढ़ी कि क्वांटिटी नहीं बढ़ी, नहीं, क्योंकि वो तो प्राइस की वजह से भी बढ़ सकती है और क्वांटिटी की वजह से भी बढ़ सकती है, तो हम कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अपन ने किसका कॉन्सेप्ट यूज किया, रियल जीडीपी। तो हमने कहा रियल जीडीपी में प्राइस तो कौन सा लेते हैं, पिछले साल का, क्वांटिटी इस साल की। अब अगर पिछले साल के कंपैरिजन में रियल जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है बढ़ने का, दैट इज इंक्रीज इन क्वांटिटी। और अगर आपके पास क्वांटिटी बढ़ेगी तो अपन क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, और उसकी वजह से अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ज्यादा हो जाएगी, जिससे अपन कह सकते हैं कि वेलफेयर इंक्रीज। तो वेलफेयर का ट्रू इंडेक्स या बेटर इंडेक्स कौन सा है, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। तो हमने कहा देयरफॉर रियल जीडीपी इज द बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो वेलफेयर के बारे में जानना है तो कौन सी जीडीपी देखें अपन, रियल जीडीपी देखें। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन ने बात करी, रिलेशनशिप की बात कर रहे थे कि वेलफेयर में और जीडीपी में कैसा रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है, 24 तारीख 25, ठीक है। फिर अपन ने बात करी कि रिलेशन कैसा है, तो ये एक टेबल बनाकर दिखाई थी आपको, ये बुक में भी गिवन थी। नॉमिनल जीडीपी आपने निकाली, तो जिस साल की बात करें 2011-12, तो 11-12 का ही क्या लिया आपने, क्वांटिटी, और 11-12 का ही क्या लिया आपने, प्राइस। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई, और टोटल वैल्यू लेकर यही क्या होगी आपकी नॉमिनल जीडीपी। दूसरी तरफ आपने 2021 इसकी बात करी, इसमें भी नॉमिनल जीडीपी निकाली, तो क्या करेंगे 2021 का ही प्राइस और 2021 का ही क्वांटिटी, इसी का प्राइस इसी की क्वांटिटी, तो ये भी क्या आ गई नॉमिनल जीडीपी। बट इसमें जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये प्राइस की वजह से बढ़ा है या क्वांटिटी की वजह से बढ़ा है, इसलिए अपन एक कॉन्सेप्ट बनाया दैट इज रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में देखो प्राइस तो, क्वांटिटी तो कौन सी लेंगे, करंट ईयर की 2021 की, लेकिन प्राइस कौन सा लिया आपने, बेस ईयर, जिससे कंपेयर करना था 11-12 का। तो ये प्राइस आपने सेम लिया, क्वांटिटी आपने चेंज कर दी। तो अब जो ये जीडीपी बढ़ी, पहले 5000 थी, सोचो आप
2011-12 में जीडीपी कितनी थी 5000, अब उसके कंपैरिजन में कितनी हो गई आपके पास 9000। अगर हम कह रहे हैं कि रियल जीडीपी 9000 हुई है तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोडक्शन की वजह से, क्वांटिटी की वजह से कितनी बढ़ गई 4000 बढ़ गई, और ये बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन है ना कि प्राइस। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये चीज अपन ने यहां पे समझी, और फिर अपन ने कहा कि रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी ज्यादा रियल जीडीपी होगी उतना ज्यादा फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और जितनी ज्यादा अवेबिलिटी होगी पर पर्सन उतना, उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा आपके पास अवेबिलिटी, और उसी के हिसाब से क्या कहेंगे कि वेलफेयर भी बढ़ जाएगा। देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। यहां तक तो बात समझ में आपको आ गई थी, अपन यहीं तक लिखा था। इसके बाद अब अपने को करना था, तो मैंने आपको लिमिटेशंस लिखनी थी, और लिमिटेशंस में मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि एक्सप्लेन कर दिया था, आज अपने को उसको लिखना था। देखिए अपन ने कहा लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस टोटल कितनी पड़ी अपन ने 4। कितनी लिमिटेशंस है 4 लिमिटेशंस है। पहले फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद में अपन लिखेंगे। लिमिटेशंस 4 हैं। हमने वैसे तो क्या कहा कि वेलफेयर में और रियल जीडीपी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा रियल जीडीपी होगी उतना ज्यादा आपके पास में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा इकोनॉमी में, अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से वेलफेयर इंक्रीज करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई थी। लेकिन इस बात की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कितनी लिमिटेशंस हैं 4 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है अपने पास, दैट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। पहली लिमिटेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। भाई प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन कौन से गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये भी जरूरी है, क्योंकि सारे टाइप्स के गुड्स से आपके पास में वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता। सिगरेट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना, हेल्थ हजार्डस गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्या इससे वेलफेयर बढ़ेगा आपका, नहीं। या अपन ने कहा डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, अब डिफेंस इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या लोगों का वेलफेयर डायरेक्टली बढ़ेगा, नहीं। इनडायरेक्ट वे में एक पीसफुल एनवायरनमेंट जरूर बनेगा, बट डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट ये था कि जब भी हम देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी देखना भी जरूरी है कि किसकी वजह से आपके पास प्रोडक्शन बढ़ा है, किन चीजों का प्रोडक्शन आपके पास बढ़ा है। तो अगर आर्म्ड इक्विपमेंट्स या डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ा, या लिकर सिगरेट इन सब का प्रोडक्शन बढ़ा, तो उस केस में लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं करेगा। एक लिमिटेशन ये हो गई कि वो आपको शो नहीं करेगा। दूसरा आ गया नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या है, गांवों में अभी भी कुछ हद तक बार्टर सिस्टम चलता है। जब हम फार्मर्स को, आपने देखा होगा फार्मर्स बटाई पे दे देते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए कि भाई ठीक है तुम इस पे लगाओ, जो भी है सारा कुछ करने के लिए, सिर्फ हार्वेस्टिंग ही नहीं, टोटल ग्रो करने से लेकर और हार्वेस्टिंग तक का सारा काम तुम्हारा, लैंड हमारी 50-50। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो हम पे करते हैं फार्म लेबर को इन प्रोड्यूस इन काइंड, उसको हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते, और जब रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो हमारी जीडीपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जीडीपी कम होगी। और सोचो जब जीडीपी ही सही नहीं है तो क्या वो ट्रूली रिफ्लेक्ट कर पाएगा वेलफेयर को, नहीं। तो ये पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कि गांवों में अभी भी कुछ हद तक बार्टर सिस्टम चलता है, और जो काइंड में हम पे कर देते हैं फार्म लेबर्स को, उसको कहीं पर अकाउंट फॉर नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, जिसकी वजह से एक्चुअल में जीडीपी तो ज्यादा थी, प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ, लेकिन अपन ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन कम किया। तो जब प्रोडक्शन ही सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो ये वेलफेयर को तो सही से कैसे शो करेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा इसमें, दैट इज अनइक्वल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सोचो इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या सबके पास अवेबिलिटी उतनी ही बढ़ रही है, नहीं। अंबानी जो खरीद सकता है वो हम थोड़ी ना खरीद सकते हैं। तो हमने वही कहा कि आपके पास में रिसोर्सेज की जो अवेबिलिटी है वो पर पर्सन सेम नहीं होगी। ये भी इस बात की लिमिटेशन है कि हो सकता है अमीर अमीर हो रहा हो, गरीब वहीं की वहीं है, तो फिर कहां बढ़ रहा है आपके पास में, नहीं बढ़ेगा। क्लियर यहां तक। और लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज का, और ये चारों पॉइंट ही बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां से क्वेश्चन काफी टाइम बनता है, ठीक। एक्सटर्नलिटीज की बात करिए, अपन ने कहा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब अपन करते हैं तो उसका सोसाइटी पर क्या तो गुड इंपैक्ट पड़ता है या तो बैड इंपैक्ट पड़ता है, जिसके लिए ना तो हमें कोई पेनलाइज कर रहा है और ना ही कोई हमें रिवॉर्ड पे कर रहा है।
है ना। हमने कहा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोसाइटी पर क्या तो गुड इम्पैक्ट पड़ेगा या तो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके लिए ना तो कोई हमें पेनलाइज कर रहा है और ना ही कोई रिवॉर्ड दे रहा है। जैसे कोई इंडस्ट्री रन कर रहा है तो वो ऑब्वियसली पॉल्यूशन हो रहा होगा, बट उस पॉल्यूशन के लिए क्या कोई हम पर पेनल्टी लगती है? नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी पर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है ना, नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको अपन कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, है ना। इसके लिए हमें कोई पेनल्टी पे नहीं करनी। जबकि दूसरी तरफ अगर गार्डनिंग करी, तो गार्डनिंग करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने करी जिसमें सोसाइटी का फायदा हो रहा है। गार्डनिंग करने से कोई भी पब्लिक प्लेस पे यूज कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी को अच्छा, उससे कोई भी मान लो एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो सब चीज़ों का हमने कहा कि वहां पे उसको फायदा हो रहा है, जिसके लिए हमें कोई रिवॉर्ड पे करने नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे कि सोसाइटी पर कैसा इंपैक्ट गया? पॉजिटिव इंपैक्ट। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो पेपर में कई बार एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की, कई बार ये 4 नंबर में इस लिमिटेशन से क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, तो आपको ध्यान देना चाहिए। नेशनल इनकम में एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रैक्टिकल, उसमें आपके पास चॉइस होती है। कई बार उसके अंदर वो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल रहता ही रहता है। उसी के साथ कई बार वो प्रिकॉशंस पूछ लेते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं वो सब हम क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में बिल्कुल भी। क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, मैक्रो है या माइक्रो, दोनों के बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन थे, ये ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, बट इंडियन इको में थोड़ा सा रहता है, वहां पर आपको देखना पड़ता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ ध्रुव? तो ये सेकंड चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया, बस लिखना बाकी रह गया हमारा। उसके अलावा सेकंड चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड चैप्टर 3 दिन की कहानी है, सिर्फ 3 दिन। एक दिन में एक मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो 1 हफ्ता लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ मेथड सीखने, तो 3 दिन के अंदर आपको वो थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और नेशनल इनकम 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए। लिमिटेशंस ऑफ, कि भाई रियल जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स है, इसी बात के तो कुछ लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस related to the positive relationship between GDP and welfare. So there are certain limitations related to the positive relationship between GDP and welfare. These are, पहली आएगी आपके पास कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, फर्स्ट पॉइंट, that is composition of GDP. Composition of GDP. Composition of GDP may not be welfare oriented. अपने का कंपोजिशन हो सकता है वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो। एग्जाम्पल ले रखा है इसी में ही, प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ defense equipments does not lead to any direct increase in the welfare of the people. ये पहला पॉइंट होगा, ये तो पूरा सही लिखा हुआ है इन्होंने। कंपोजिशन दूसरा आ गया, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन रूरल एरियाज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट। जैसे इसमें आ गया पेमेंट्स फॉर फार्म लेबर आर ऑफन, ज़्यादातर, अक्सर, आर ऑफन, अक्सर कैसे दे दी जाती हैं? काइंड में। तो आर ऑफन मेड इन काइंड, आर ऑफन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश। और जितने एक्सटेंट तक ये पे करते हैं, ऑल सच ट्रांजेक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड, ऑल सच ट्रांजेक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जीडीपी क्या हो जाएगी? अंडर एस्टिमेट। This causes
अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. This causes underestimation of GDP. And to the extent GDP remains underestimated, to the extent GDP remains underestimated, it remains an inappropriate index of welfare. It remains an inappropriate index of welfare. लिख लो यहां तक. यहां तक बात समझ में आ गई सबको. कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस लिख लिया सबने. चलें आगे. 2 पॉइंट और हैं इसमें. पॉइंट नंबर 3, that is distribution of income. देखिए जरा. ठीक है. आइए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. if distribution of income turns unequal, GDP growth fails to reflect a rise in social welfare. Distribution of income turns unequal. ठीक है. बहुत है इतना. 4th point, this is externalities. Externalities refer to good or bad, refers to good and bad impact. इस पर अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है एक्सटर्नलिटीज पे, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. refers to good and bad impact of an economic activity without paying the price or penalty for that. तो अपने यहां पर 2 चीजें की हैं. एक तो कहा है कि गुड इम्पैक्ट, और दूसरा अपने का बैड इम्पैक्ट. ठीक है. अगर गुड इम्पैक्ट पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. इस गुड इम्पैक्ट को क्या कहेंगे अपन? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. और बैड इम्पैक्ट को क्या कहेंगे अपन? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. समझ में आ गया? अगर गुड इम्पैक्ट लिखोगे, रेफर्स टू द गुड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बैड इम्पैक्ट तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो जाएगा. इनके एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लेता है, तो इसका एक एक एग्जाम्पल अपने को करना है. एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स मेंटेन्स a beautiful garden and Mr. Y नेबर है मिस्टर वाई.
नेबर ऑफ मिस्टर एक्स ये एंजॉय कर रहा है, एंजॉयज इट। इट एड्स टू द वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट। मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे सोसाइटी पर गुड इम्पैक्ट हो रहा है तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, और बैड इम्पैक्ट हो रहा है तो हम पेनलाइज नहीं कर रहे, हम पेनल्टी पे नहीं कर रहे। एक तो ये होगा। और इसका एग्जाम्पल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का, इनका एग्जाम्पल कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है आपसे और कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेता है आपसे। स्मोक एमिटेड बाय स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज causes air pollution, it causes a loss of social welfare। ये बात लिखना, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई अपने को। 4 इसमें पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस में। कौन कौन सा? सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, दूसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड फोर्थ एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, बाकी चारों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक आज इतना ही करेंगे।